देखिएगा, शशि देशपांडे। शशि देशपांडे जो है दोस्तों, इनका जन्म 1938 में होता है और एट प्रेजेंट ये क्या है, जीवित भी है। ठीक है, तो आज की जो है ये हमारी क्लास है वो शशि देशपांडे से संबंधित है। देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया कि शशि देशपांडे इज दी सेकंड डॉटर ऑफ फेमस, फेमस होता है प्रसिद्ध, क्या होता है, प्रसिद्ध कन्नड़ ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट क्या होता है, नाटककार, क्या होता है, नाटककार। संस्कृत और स्कॉलर होता है विद्वान, विद्वान, संस्कृत विद्वान। श्रीरंगा, ठीक है, जो उनके पिता का नाम है। क्या कह रहा है कि साक्षी देशपांडे है वो प्रसिद्ध कन्नड़ नाटककार और संस्कृत विद्वान श्रीरंगा की दूसरी पुत्री है। ओके, अब आगे देखिएगा, शी इज नोन फॉर क्रिएटिंग वुमेन कैरेक्टर्स विच आर मेन प्रोटैगोनिस्ट इन हर नॉवेल्स। ठीक है, यहां तक देखिएगा कि शी इज नॉन, नॉन क्या होता है, जानना, जानना। क्रिएटिंग होता है रचना करना, वुमेन्स आपको पता है औरत, और कैरेक्टर होता है पात्र। ठीक है, मेन मुख्य, प्रोटैगोनिस्ट भी क्या होता है, पात्र या कथावाचक। इन हर नॉवेल्स, नॉवेल्स क्या होता है, उपन्यास, नॉवेल्स आपको पता ही होगा, उपन्यास होता है। ठीक है, तो देखिएगा, शी इज नॉन फॉर क्रिएटिंग वुमेन कैरेक्टर्स, की साक्षी शशि देशपांडे जो है वो महिला पात्रों की रचना करने के लिए जानी जाती है। विच आर मेन प्रोटैगोनिस्ट इन हर नॉवेल, कि उनके उपन्यासों में जो मुख्य पात्र होती है वो कौन होती है, महिलाएं होती है। आगे देखिएगा, हर वुमेन कैरेक्टर्स आर सेंसिटिव टू दी चेंजिंग टाइम्स एंड सिचुएशंस। चेंजिंग क्या होता है दोस्तों, बदलता, बदलता समय, टाइम्स होता है समय। सिचुएशन क्या होता है, स्थिति, सिचुएशन क्या होता है, स्थिति। सेंसिटिव होता है संवेदनशील, संवेदनशील। ओके, अब देखिएगा कि हर वुमेन कैरेक्टर्स आर सेंसिटिव टू दी चेंजिंग टाइम एंड सिचुएशन, कि जो उनकी महिला पात्र है वो बदलते समय और स्थिति के प्रति संवेदनशील होती है, कि उनकी जो महिला पात्र होती है वो बदलते समय और स्थिति के अनुसार अनुसार या प्रति क्या होती है, संवेदनशील होती है। आगे देखिएगा, दे रिवोल्ट अगेंस्ट द ट्रेडिशंस इन देयर सर्च फॉर फ्रीडम। अब देखिएगा, रिवोल्ट क्या होता है दोस्तों, विद्रोह। रिवोल्ट क्या होता है, विद्रोह, विद्रोह। और अगेंस्ट क्या होता है, विरुद्ध, विरुद्ध। ट्रेडिशन क्या होता है, परंपरा। एंड देयर सर्च, सर्च होता है खोज। और फ्रीडम आपको पता ही है, आजादी या स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखिएगा, देखते हैं कि दे रिवोल्ट अगेंस्ट द ट्रेडिशन इन देयर सर्च फॉर फ्रीडम, की सर्च फॉर फ्रीडम का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता की खोज में। इसमें स्वतंत्रता की खोज में वो अपनी परंपराओं के अगेंस्ट, विरुद्ध क्या करती है, रिवोल्ट करती है, विद्रोह करती है, कि वे स्वतंत्रता की तलाश में परंपरा के विरुद्ध क्या करती है, विद्रोह करती है। ठीक है, आगे देखिए, दे सक्सेसफुल, सक्सेसफुल क्या होता है, सफल, सक्सेसफुल क्या होता है, सफलता। इन अचीविंग, अचीविंग क्या होता है, प्राप्त करना, अचीविंग होता है प्राप्त करना। सेल्फ आइडेंटिटी होता है आत्म सम्मान, आत्म सम्मान। एंड इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस भी क्या होता है, स्वतंत्रता होता है, क्या होता है, स्वतंत्रता। एंड चूज देयर पार्टनर इन लाइफ टू लिव विद इन परस्यूएंस ऑफ देयर फेल्ट नीड टू लीड ए फैमिली लाइफ। देखिएगा, दे सक्सीड, सफल हो जाती है, अचीविंग प्राप्त करने में, सेल्फ आइडेंटिटी आत्म सम्मान, एंड इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, कि वे स्वतंत्रता और आत्म सम्मान प्राप्त करने में क्या हो जाती है, सफल हो जाती है, कि वे स्वतंत्रता और आत्म सम्मान प्राप्त करने में क्या हो जाती है, सफल हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, एंड चूज देयर पार्टनर, पार्टनर क्या होता है, साथी, इन लाइफ अपने जीवन में, टू लिव विद इन परस्यूएंस, परस्यूएंस होता है अनुसार, ऑफ देयर फेल्ट नीड, नीड होता है आवश्यकता, टू लीड ए फैमिली लाइफ है, फैमिली लाइफ क्या होता है, पारिवारिक जीवन जीने के लिए या पारिवारिक जीवन बिताने के लिए वो अपने लिए क्या चुनती है, अपना जीवन साथी भी चुनती है। ठीक है, अब देखिएगा अगली स्लाइड पे चलते हैं।
अब उनके नोवेल्स हैं दोस्तों, जो ये जो नोवेल हैं इनको हमने ट्रिक के माध्यम से जो एक वीडियो डाल रखा है 7 या 8 मिनट का, उसमें टोटली इन नोवेल्स को आपको याद करवाया गया है, तो वो वहां से आप देख लीजिएगा। पहले यहाँ पर मैं सीधा ही इसको बताता हूँ। इनके जो नोवेल्स हैं शशि देशपांडे के, वो दी है डार्क होल्ड्स नो टेरर, दी डार्क होल्ड नो टेरर, जो इन्होंने 1980 के अंदर लिखा था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो इनका अगला नोवेल है वो है इफ आई डाई टुडे, जो इन्होंने लिखा था 1982 के अंदर। आगे है कौन सा नोवेल, कम अप एंड बी डाइड, कम अप बी डाइड, जो ये लिखते हैं 1983 के अंदर। अगला नोवेल है रूट्स एंड शैडो, ये भी लिखते हैं 1983 के अंदर। इनका अगला नोवेल है दैट्स लॉन्ग साइलेंस, जो 1988 में लिखते हैं। अगला नोवेल है इनका द बाइंडिंग वाइन, जो ये 1992 के अंदर लिखते हैं। ए मैटर ऑफ टाइम, जो 1999 के अंदर लिखते हैं। स्मॉल रेमेडीज 2000 के अंदर लिखते हैं। मूविंग ऑन 2004 में लिखते हैं। और इन द कंट्री ऑफ विजिट 2008 में या 2008 में ये लिखते हैं। तो ये टोटली नोवेल है, हमने पहले आपको अच्छी प्रकार से याद करवा रखे, तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा। आपको नोवेल्स से संबंधित जो याद करने वाली जो दिक्कतें पैदा होती है, वो क्लास देखने के बाद वो नहीं रहेगी, आपको एक क्लास में देखते ही वो याद हो जाएगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिएगा शॉर्ट स्टोरीज। इसी का भी रामबाण विधि हमने उसी क्लास में दे रखी है पहले, तो देखिएगा शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन। इनका जो शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन था वो कौन कौन सा था, तो वो भी हमने उस क्लास में बता रखा है कि उनके पास क्या थी, एक नाइटिंगेल थी, वो डार्क थी। ठीक है, और वो क्या देती थी, इंस्ट्रक्शन देती थी किसको, रेमेडीज लेगेसी लोगों को, कहाँ देती थी, मार्शल के अंदर। तो इस प्रकार से हमने कोई ट्रिक बना रखी है और वहां पर इसको समझा रखा है, तो वो देख लीजिएगा। दी लेगेसी एंड अदर स्टोरीज 1978 में लिखते हैं। दी मार्शल 1966 में लिखते हैं। इट वाज डार्क 1966 में लिखते हैं। इट वाज द नाइटिंगेल 1986 में लिखते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन एंड द अदर स्टोरीज 1993 में लिखते हैं। ठीक है, तो ये नोवेल्स हमने इस प्रकार से समझा रखा है दोस्तों वहां पर कि देखिएगा, एक क्या थी, शशि देशपांडे के पास एक नाइटिंगेल थी, और नाइटिंगेल जो है वो कैसे रंग की थी, डार्क थी। और डार्क थी तो ये क्या देती थी, इंस्ट्रक्शन देती थी। और इंस्ट्रक्शन किसको देती थी, लेगेसी लोगों को देती थी। किसको देती थी, लेगेसी लोगों को देती थी। और कहां देती थी, मार्शल के लिए। तो इस प्रकार से हमने उसको डायग्राम में समझा रखा है, तो वो क्लास जरूर देखिएगा। अब देखिए, इनको 2 अवार्ड्स मिलते हैं, 2 अवार्ड इनको मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिलता है 1990 के अंदर। 1990 के अंदर जो इनको ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है, ये मिलता है लॉन्ग साइलेंस के लिए, दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए। इन्हें जो इन्होंने 1988 के अंदर लिखा था दैट लॉन्ग साइलेंस, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है कब, 1990 के अंदर। दूसरा जो इन्हें मिलता है पद्मश्री मिलता है, वो 2009 में मिलता है। ओके, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखिएगा, इनका जो पहला नोवेल है वो है द डार्क होल्ड्स नो टेरर, ये 1980 में लिखते हैं। ठीक है, डार्क होल्ड नो टेरर, इसको हम डिटेल से यहाँ पर चर्चा करते हैं, तो देखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इज अबाउट सारू या सरिता, द प्रोटैगनिस्ट एन एजुकेटेड doctor, economically independent, middle class wife who is mad conscious of her gender as a child and whose loveless relationship with her parents and strained relations with her husband Manohar just because the life has a better job lead to her agonizing search for herself. Okay, अब देखिए इसकी हिंदी अर्थ को हम समझते हैं कि इसमें ये कहने क्या चाह रहा है, क्या चाह रही है, सॉरी। इज अबाउट सारू, कि इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है, किसकी, द डार्क वर्ल्ड नो टेरर के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है दोस्तों, सारू या श्रीता नाम की एक लड़की है। जो द प्रोटैगनिस्ट एंड एजुकेटेड, यानी इसकी जो पात्र है वो अच्छी पढ़ी लिखी है, यानी कौन है वो, डॉक्टर है। कौन, सारू या सरिता। अब क्या करे, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली क्या होता है, आर्थिक रूप से संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न। क्या है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट क्या होता है, आर्थिक रूप से संपन्न। कि द प्रोटैगनिस्ट एंड एजुकेटेड, क्या है कि प्रोटैगनिस्ट यानी पात्र जो है वो पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, डॉक्टर है वो। एंड वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, यानी आर्थिक रूप से वो क्या है, संपन्न है, मजबूत है। मिडिल क्लास वाइफ हु इज मैड कॉन्शियस ऑफ हर जेंडर एज ए चाइल्ड। मिडिल क्लास क्या होता है, मध्य। मिडिल क्या होता है, मध्य। क्लास होता है वर्ग, वाइफ होता है पत्नी, कि वो एक मध्यम वर्गीय क्या है, पत्नी है। हु इज
मैड कॉन्शियस, कॉन्शियस क्या होता है, जागरूक होना, कॉन्शियस क्या होता है, जागरूक। ऑफ हर जेंडर, जेंडर क्या होता है, लिंग, जेंडर क्या होता है, लिंग। एज ए चाइल्ड, कि उसे बचपन से ही जेंडर यानी लिंग के प्रति क्या कर दिया गया था, जागरूक कर दिया गया था। ठीक है, कि उसे लिंग के प्रति बचपन से ही, सॉरी बच्ची, बच्ची है चाइल्ड, बच्ची को बचपन में ही क्या कर दिया गया था, लिंग के प्रति जागरूक कर दिया गया था, और वो एक मध्यम वर्गीय पत्नी है। ठीक है, आगे देखिएगा। विद हर पेरेंट्स, पेरेंट्स होता है माता पिता, सॉरी, हुज लवलेस, लवलेस होता है स्नेहहीन, क्या होता है, स्नेहहीन या प्रेमहीन, स्नेहहीन। रिलेशनशिप क्या होता है, संबंध, रिलेशनशिप क्या होता है, संबंध। विद हर पेरेंट्स, माता पिता, कि उसके अपने माता पिता के साथ जो संबंध थे वो कैसे थे, स्नेहहीन थे। कि जो सारू या सरिता है उसके माता पिता के साथ संबंध थे वो क्या थे, स्नेहहीन थे, प्रेमहीन संबंध थे। आगे कह रहा है क्या, कि एंड स्ट्रेंड, स्ट्रेंड होता है तनावपूर्ण, क्या होता है, तनावपूर्ण, स्ट्रेंड क्या होता है, तनावपूर्ण। स्ट्रेंड रिलेशन संबंध विद हर हस्बैंड मनोहर, कि जो सारू या सरिता का हस्बैंड था मनोहर, उसके साथ जो उसके संबंध थे वो भी क्या थे, तनावपूर्ण थे, स्ट्रेंड संबंध थे अपने पति मनोहर के साथ, किसके, सारू यानी सरिता के। आगे देखिएगा। जस्ट बिकॉज द वाइफ हैज ए बेटर जॉब, जस्ट बिकॉज, केवल इस कारण से, केवल इस वजह से कि उसकी पत्नी का जो जॉब था वो उससे अच्छा था, यानी उसके पति से अच्छा था, इसीलिए उसके पति मनोहर के साथ उसके संबंध क्या थे, वो तनावपूर्ण थे। ठीक है, आगे देखिएगा। लीड टू हर एगोनाइजिंग होता है पीड़ादायक, क्या होता है, पीड़ादायक। सर्च होता है खोज, हर सेल्फ होता है स्वयं को, कि उसको या उसको स्वयं को जो उसकी खोज है पीड़ादायक खोज की ओर ले जाती है, उसकी ये खोज उसे पीड़ादायक खोज की ओर ले जाती है। तो इसमें मेन जो बात है वो क्या क्या बताएगी दोस्तों, कि जो डार्क होल्ड नो टेरर है वो 1980 के अंदर लिखा गया। इसकी जो मुख्य पात्र थी, प्रोटैगोनिस्ट थी, वो कौन थी, सारू यास्मिता नाम की लड़की थी, जो वेल एजुकेटेड थी, डॉक्टर थी, और उसका जो अपने माता पिता के साथ स्नेहहीन संबंध थे, और अपने जो पति था मनोहर उसके साथ भी उसके संबंध थे वो स्ट्रेंड थे, यानी तनावपूर्ण थे। वो किस कारण से तनावपूर्ण थे पति के साथ संबंध, वो इसलिए कि उसका जो जॉब था अपने पति से वो अच्छा था, इसी कारण था। और वो स्वयं की खोज में अपने आप को किसकी ओर ले जाती है, पीड़ा की ओर ले जाती है। यही कहानी है किसकी, द डार्क वर्ल्ड नो टेरर की। ठीक है, अब चलते हैं अगले नॉवेल्स की ओर, देखिएगा। अगला नोवेल है वो क्या है दोस्तों, देखिएगा। द नेक्स्ट नोवेल, अगला नोवेल है इफ आई डाई टुडे, जो ये लिखते हैं 1982 के अंदर। इफ आई डाई टुडे जो नोवेल है वो 1982 के अंदर लिखते हैं कौन, शशि देशपांडे। इसके अंदर क्या बताया गया है दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि ये डिटेक्टिव फिक्शन है, एक जासूसी कथा की ये कहानी है इफ आई डाई टुडे। इसके अंदर जासूसी कथा के जो तत्व है वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं इफ आई डाई टुडे के अंदर। इसके अंदर जो मुख्य पात्र है वो एक मंजू नाम की क्या है, कॉलेज लेक्चरर है। ठीक है, और उसका संबंध एक संबंध और विवाह है वो किसके साथ हो जाता है, डॉक्टर के साथ हो जाता है। ठीक है, और वो डॉक्टर डॉक्टर और ये जो खुद है मंजू, वो कहाँ रहते हैं, एक हॉस्पिटल या एक जो मेडिकल कॉलेज होता है उसके परिसर में, उसके कैंपस में रहते हैं। लेकिन इनके जीवन में आगमन होता है एक गुरु नाम के व्यक्ति का, जो घातक कैंसर रोगी था। और इस घातक कैंसर रोगी के इनके जीवन में प्रवेश करने पर इनका जो परिवार है वो उथल पुथल हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये छोटी सी कहानी थी इस इफ आई डाई टुडे की। तो देखते हैं, देखिएगा कि कंटेन्स, कंटेन्स क्या होता है दोस्तों, युक्त। कंटेन्स क्या होता है, युक्त। एलिमेंट्स होता है तत्व, एलिमेंट्स क्या होता है, तत्व ऑफ डिटेक्टिव, डिटेक्टिव होता है जासूसी, क्या होता है, जासूसी। और फिक्शन क्या होता है दोस्तों, फिक्शन होता है कथा, फिक्शन क्या होता है, कथा। कि द नेक्स्ट नोवेल इफ आई डाई टुडे, कि इफ आई डाई टुडे है वो 1982 के अंदर लिखा गया। और ये क्या है, एक जासूसी कथा के तत्वों से युक्त है वो नोवेल है, जासूसी कथा के तत्वों से युक्त क्या है, एक नोवेल है इफ आई डाई टुडे। दी नरेटर, इसका जो कथानक है, इसकी जो पात्र है मुख्य, वो क्या है, ए यंग कॉलेज लेक्चरर मंजू। कौन है इसकी मुख्य पात्र, कॉलेज लेक्चरर मंजू है वो इसकी नरेटर है। ए डॉक्टर, उसकी शादी किससे हो जाती है, एक डॉक्टर से शादी हो जाती है, किसकी, मंजू की। एंड दे लिव ऑन द कैंपस, कैंपस क्या होता है, परिसर, परिसर ऑफ बिग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। क्या कह रहा है कि वे एक बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के परिसर में रहते हैं। दे अराइवल ऑफ गुरु ए टर्मिनल कैंसर पेशेंट, टर्मिनल क्या होता है, घातक, क्या होता है, घातक।
कि दी अराइवल ऑफ गुरु, कि गुरु के अराइवल मतलब आगमन से या आने से, गुरु के आने से जो एक घातक कैंसर रोगी था, पेशेंट क्या होता है, रोगी, गुरु के आने से जो एक घातक कैंसर रोगी था, डिस्टर्ब्स द लीव्स ऑफ द डॉक्टर्स एंड देयर फैमिली, कि डॉक्टर और डॉक्टर का जो परिवार है वो परेशान हो जाता है या उनके जीवन में उथल पुथल मच जाती है। ठीक है, यही कहानी थी इसकी, क्या, इफ आई डाई टुडे की। इफ आई डाई टुडे है वो शशि देशपांडे के द्वारा 1982 के अंदर लिखा जाता है, और इफ आई डाई टुडे है वो जो जासूसी कथा होती है उस जासूसी कथाओं के तत्वों से युक्त ये नोवेल है। इसमें होता क्या है, एक कॉलेज लेक्चरर होती है जिसका नाम होता है मंजू, और इस मंजू की शादी जो हो जाती है वो एक डॉक्टर से हो जाती है, और डॉक्टर और ये जो मंजू है वो एक बड़े अस्पताल और या मेडिकल कॉलेज के परिसर यानी कैंपस में रहते हैं, और वहां पर एक घातक कैंसर रोगी होता है जिसका नाम होता है गुरु, उसका आगमन होता है, और उसके आगमन से इनके जीवन में क्या मच जाती है, उथल पुथल मच जाती है। तो यही बात इसमें बताई गई है इफ आई डाई टुडे। चलते हैं अगले नोवेल को पढ़ते हैं, देखिएगा। अगला इनका नोवेल है कम अप एंड बी डाइड, जो 1983 में शशि देशपांडे लिखते हैं। कम अप एंड बी डाइड इनका जो नोवेल है वो 1983 के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इस नोवेल के अंदर क्या बताया गया है कि शैक्षणिक स्थानों के अंदर, शैक्षणिक जो संस्थाएं होती है उनके अंदर यौन शोषण की जो बुराई है उसको उजागर किया गया है। ये कम अप एंड बी डाइड के अंदर क्या किया गया है दोस्तों, कम अप एंड बी डाइड के अंदर मुख्य जो ये कहानी है वो है कि जो शिक्षण संस्थान है उन शिक्षण संस्थानों के अंदर जो यौन शोषण संबंधी जो बुराइयां हैं उनको इसमें उजागर किया गया है, और इसको क्या बताया गया है, एक मिस्ट्रियस थ्रिल बताया गया है। ठीक है, एक रहस्यमयी थ्रिल बताया गया है इसमें। तो देखिए पढ़ते हैं। एक्सपोज होता है उजागर करना, क्या होता है, उजागर, उजागर करना। ठीक है, द एविल होता है बुराई, एविल क्या होता है, बुराई। सेक्सुअल होता है यौन, एक्सप्लॉइटेशन होता है शोषण। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है शैक्षणिक, शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान। दैट एग्जिस्ट द इंपावर, इंपावर होता है सशक्त, क्या होता है, सशक्त। सिक होता है खोज करना या तलाशना, तलाशना। एंड ऑफर जस्टिस, जस्टिस होता है न्याय। ओके, अब देखिएगा इसका हिंदी अर्थ कि एक्सपोज द एविल ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि शैक्षणिक संस्थानों के अंदर, किसके अंदर, शैक्षणिक संस्थानों के अंदर जो यौन शोषण की जो बुराइयां है वो इसके अंदर एक्सपोज किया गया है, उसको उजागर किया गया है। यानी शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें यौन शोषण से संबंधित जो बुराइयां हैं उसको इस नोवेल के अंदर, इस उपन्यास के अंदर क्या किया गया है, उजागर किया गया है। अब देखिए, दैट एग्जिस्ट्स टू एम्पावर गर्ल्स टू सीक एंड ऑफर जस्टिस, कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस नोवेल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लड़कियों को न्याय मांगने और न्याय देने के लिए क्या बनाना, सशक्त बनाना। कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, लड़कियों को न्याय मांगना और न्याय देने के लिए उनको सशक्त बनाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है इस नोवेल का। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला जो नोवेल कम अप एंड बी डेड इज मिस्टीरियस थ्रिल, ये क्या है, कम अप एंड बी डेड है वो एक मिस्टीरियस थ्रिल है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, रहस्यमयी थ्रिल है ये, क्या है, ठीक है। एंड थ्रू दी सिंपलिस्टिक नैरेटिव, सिंपलिस्टिक होता है सरल और नैरेटिव होता है कथा, कि इसकी जो सरल कथा है वो आपको मैक यू वंडर मेनी टाइम्स, जो बहुत सी बार आपको क्या कर देगी, आश्चर्यचकित कर देगी, अचंभित कर देगी। क्या कह रहा है कि थ्रू दी सिंपलिस्टिक नैरेटिव, इसकी जो सरल कथा है वो आपको कई बार या बहुत सी बार क्या कर देगी, आश्चर्यचकित कर देगी, अचंभित कर देगी। ठीक है, वेदर इट इज वन एट ऑल, कि ये एक रहस्यमयी थ्रिल है। क्या है कि ये एक रहस्यमयी थ्रिल है, इसलिए ये नोवेल एक सरल जो कथा है इसकी वो आपको बहुत सी बार क्या कर देगी, अचंभित कर देगी। अब देखिएगा, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी वुड बी कस्मा राव, द न्यू हेडमिस्ट्रेस ऑफ द गर्ल्स स्कूल। क्या कह रहा है कि द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट आपको पता चल गया, पात्र, मुख्य पात्र, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, कि इस स्टोरी का जो मुख्य पात्र है, कथानक है, वुड बी कस्मा राव। कौन है, कस्मा राव है, जो द न्यू हेडमिस्ट्रेस ऑफ द गर्ल्स कॉलेज, जो गर्ल्स कॉलेज सॉरी गर्ल्स स्कूल की नई अध्यापिका है। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला नोवेल है इनका दोस्तों रूट्स एंड शैडोज, 1983 में ये लिखा गया है। क्या, रूट्स एंड शैडो, शशि देशपांडे के द्वारा जो लिखा गया वो 1983 के अंदर लिखा गया। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिएगा डील्स विद लाइफ ऑफ इंदू, कि ये इंदू के जीवन की कहानी है, ठीक है। डील्स विद द लाइफ ऑफ इंदू, यानी ये जो कहानी है वो किससे प्रारंभ होती है, इंदू के जीवन से प्रारंभ होती है। शी इज एन एजुकेटेड यंग वुमेन, एजुकेटेड मतलब शिक्षित, कि वो है क्या है, एक शिक्षित महिला है, क्या है, इंदू जो है वो एक शिक्षित महिला है। हाईली सेंसिटिव, सेंसिटिव मैंने आपको पहले ही बताया, संवेदनशील, संवेदनशील, ओके, जो हाईली बहुत ज्यादा क्या है, संवेदनशील है, कि जो इंदू है उसके जीवन से संबंधित ये कहानी है, और वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और बहुत ज्यादा क्या है, संवेदनशील है, ठीक है। सी स्टार्स एस्प्रिंग, एस्प्रिंग होता है आकांक्षा, क्या होता है, आकांक्षा, टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट इन हर सेल्फ, कंप्लीट इन हर सेल्फ का अर्थ होता है अपने आप को पूर्ण करना, कंप्लीट होता है पूर्ण करना, हर सेल्फ होता है अपने आप को, इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र, बिकम एस्प्रिंग, कि वो अपने आप को पूर्ण व स्वतंत्र रखने की आकांक्षा रखती है। क्या कह रहे हैं कि सी स्टार्ट्स एस्प्रिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट इन हर सेल्फ, कि वह अपने आप को पूर्ण रूप से, अपने आप को पूर्ण व स्वतंत्र रखने की उसकी क्या है, आकांक्षा है, उसकी इच्छाएं हैं। अब आगे देखिएगा, सी ब्रुशेस असाइड, ब्रुशेस असाइड का अर्थ होता है दोस्तों दरकिनार करना, क्या करना, दरकिनार करना, दरकिनार करना कहना, या उसको अलग कर देना या छोड़ देना, ये इसका अर्थ होता है। सी ब्रुशेस असाइड ऑल दी एज ओल्ड बिलीफ्स, बिलीफ्स क्या होता है, मान्यताएं, दी ओल्ड सॉरी एज ओल्ड बिलीफ्स क्या होता है, पुरानी मान्यताएं, क्या होता है, मान्यताएं, एंड सुपरस्टिशन अंधविश्वास, क्या होता है, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन क्या होता है, अंधविश्वास। प्रिविलेंट होता है प्रचलित, क्या होता है, प्रचलित, प्रिविलेंट का अर्थ क्या होता है, प्रचलित, इन द सोसाइटी, सोसाइटी आपको सभी को पता है क्या होता है, समाज होता है। क्या कह रहा है देखिएगा, अभी इसकी हिंदी अर्थ देखते हैं। देखिए, सी ब्रुशेस aside all the age old beliefs and superstitions prevalent in the society, कि समाज में प्रचलित, समाज में प्रचलित पुरानी मान्यताएं और अंधविश्वासों को वो क्या करती है, दरकिनार करती है। क्या कह रहे हैं कि समाज में जो प्रचलित पुरानी मान्यताएं हैं और लोग जो अंधविश्वास करते हैं, इन अंधविश्वासों को वो क्या करती है, ब्रुशेस असाइड करती है, दरकिनार करती है, एक तरफ रखती है, नहीं मानती है। ओके, अब देखिएगा, एज ए मदरलेस चाइल्ड, मदरलेस मतलब मातृहीन, यानी उसकी माता नहीं थी, यानी मातृहीन बच्ची थी वो। शी वाज टेंडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या होता है दोस्तों, संयुक्त परिवार, क्या होता है, संयुक्त परिवार। हु नेवर डिनाइड, डिनाइड होता है मना करना, हर एनी अमाउंट ऑफ केयर, केयर होता है देखभाल, केयर क्या होता है, देखभाल। अफेक्शन होता है स्नेह या प्रेम, स्नेह या प्रेम। बट लेटर चेंज्ड, चेंज्ड होता है बदलना। अब देखिएगा क्या कह रहा है ये, कि सी वाज टेंडेड, टेंडेड क्या होता है, पालना, टेंडेड क्या होता है, पालन पोषण करना, पालना। सी वाज टेंडेड बाय द मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली, कि उसे संयुक्त परिवार के सदस्यों के द्वारा उसका पालन पोषण है वो किया गया था। हु नेवर डिनाइड हर एनी अमाउंट ऑफ केयर एंड अफेक्शन, कि उन लोगों ने उसे उसकी देखभाल और उसे प्यार देने में किसी भी प्रकार की कौतूहल नहीं बरती थी, ठीक है, या उसे किसी भी प्रकार से प्रेम और उसकी देखभाल करने के लिए मना नहीं किया था। बट किंतु परंतु लेकिन लेटर इट चेंज, लेकिन बाद में वो लोग भी बदल गए। तो सीधी सी बात है, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये बिना माँ की पुत्री थी, बच्ची थी, जिसे एक संयुक्त परिवार के सदस्यों के द्वारा पाला गया था, टेंडेड किया गया था, ठीक है, ठीक। और आगे ये कह रहा है कि हु नेवर डिनाइड, कोतूहल करना, मना करना, इनकार करना, हर एनी अमाउंट ऑफ केयर एंड अफेक्शन, कि उसे प्रेम देना, उसकी देखभाल करने में उन लोगों ने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, या उन लोगों ने उसे मना नहीं किया था, लेकिन अंत में वो भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये कहानी थी किसकी, रूट्स एंड शैडोज की, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अगला है दोस्तों नोवेल इनका इन दैट लॉन्ग साइलेंस। दैट लॉन्ग साइलेंस है वो 1988 में शशि देशपांडे के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। इसमें जो नरेटर है, इसका जो कथानक है, इसकी जो पात्र है वो कौन है, जया है। दैट लॉन्ग साइलेंस की जो पात्र है वो कौन है, जया है। एन अपर मिडिल क्लास हाउसवाइफ विद 2 टीनेज चिल्ड्रन, टीनेज क्या होता है, किशोर, क्या होता है, किशोर,
कि उसके दो बच्चे, इसके दो किशोर बच्चे के साथ वो उच्च ऊपर अपर उच्च मिडिल मध्य क्लास वर्ग हाउस वाइफ मतलब गृहिणी, कि वो उच्च मध्यम वर्गीय गृहिणी थी, कि उसके दो बच्चे थे, दो किशोर उसके बच्चे थे और वह उच्च मध्यम वर्गीय क्या थी, गृहिणी थी। इज फोर्स्ड टू टेक स्टॉक ऑफ हर लाइफ व्हेन हर हाउस हस्बैंड इज सस्पेक्टेड ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है, धोखा। फ्रॉड क्या होता है दोस्तों, धोखा। सस्पेक्टेड क्या होता है, संदेह। सस्पेक्टेड क्या होता है, संदेह। कि आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि इज फोर्स्ड टू टेक स्टॉक ऑफ हर लाइफ व्हेन हर हस्बैंड इज सस्पेक्टेड ऑफ फ्रॉड, कि जब उसे अपने पति पर धोखे का संदेह होता है तो वो अपने जीवन में स्टॉक लेने के लिए, यानी कोई भी आप कह सकते हैं कोई भी कदम उठाने के लिए क्या हो जाती है, मजबूर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जब उसे अपने पति पर धोखा देने का संदेह हो जाता है तो अब अपने जीवन में एक अलग ही प्रकार का कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाती है। वो क्या है, देखिएगा, दे मूव इनटू ए स्मॉल फ्लैट फ्लैट इन ए पुअर लोकेलिटी ऑफ बॉम्बे गिविंग अप देयर लग्जरियस हाउस, की वो कदम है वो क्या उठाती है कि वो लग्जरियस होता है, आलीशान आलीशान घर को छोड़कर, गिविंग अप मतलब छोड़कर, कि वो अपने आलीशान घर या मकान को छोड़कर बॉम्बे के एक पुअर लोकेलिटी यानी एक पुअर अपार्टमेंट के अंदर जाकर रहने लग जाती है। कि एक जो उनका आलीशान घर था, आलीशान घर को छोड़ देती है और छोड़कर बॉम्बे के एक पुअर यानी गरीब से अपार्टमेंट में एक छोटे से कमरे में जाकर रहने लग जाती है। ठीक है, कब, जब उसे अपने पति पर धोखाधड़ी का संदेह हो जाता है तो वो अपने जीवन में ये कदम उठाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर का अर्थ होता है, इससे स्पष्ट होता है, दैट की मोहन नीड्स, नीड्स होता है आवश्यकता, जयस स्पोर्ट, स्पोर्ट होता है समर्थन, क्या होता है, समर्थन, एंड लव प्रेम, while he faced a trying period, while he faced a trying period का अर्थ होता है कठिन समय, क्या होता है, कठिन समय। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि इट इज क्लियर दैट, इससे ये साफ होता है या स्पष्ट होता है कि मोहन नीड्स जया सपोर्ट एंड लव व्हाइल ही फेसेस ए ट्राइंग पीरियड, कि जब मोहन कठिन समय का सामना कर रहा था उस वक्त उसको जया के समर्थन की आवश्यकता थी और उसके प्रेम की आवश्यकता थी। यानी जब मोहन है वो कठिन समय से गुजर रहा था उस वक्त उससे जया के समर्थन और प्रेम की क्या थी, आवश्यकता थी। अब देखिए आगे क्या करें, बट नाइदर ऑफ देम हैज इवन एवर बीन कंफर्टेबल, कंफर्टेबल क्या होता है, सहज, टॉकिंग बात करने में, अबाउट देयर फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, एंड फियर्स अपने डर, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। क्या कह रहे हैं, आगे कह रहा है कि बट नाइदर ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं, हैज एवर बीन कंफर्टेबल, सहज नहीं होते थे टॉकिंग बात करने में, अबाउट देयर फीलिंग अपनी भावनाओं की, भावनाओं और अपने फियर्स अपने डर डर के बारे में, विद ईच अदर एक दूसरे से। कहने का अर्थ ये है कि वो एक दूसरे की भावनाओं और डर के बारे में एक दूसरे से बात करने में क्या नहीं होते थे, सहज नहीं होते थे। आगे देखिएगा, मोहन हैज नो आइडिया हाउ टू आस्क फॉर व्हाट ही नीड एंड जया हैज नो आइडिया हाउ टू ऑफर इट, कि मोहन हैज नो आइडिया, कि मोहन को ये नहीं पता था हाउ टू आस्क फॉर व्हाट ही नीड, कि वो उसे कैसे कहे कि उसे किस चीज की आवश्यकता है, एंड जया हैज नो आइडिया, लेकिन जया को भी ये नहीं पता था हाउ टू ऑफर इट, कि उसे क्या दिया जाए या उसे किस चीज की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करे है कि ना तो मोहन को ये पता था कि उससे क्या मांगा जाए और ना जया को ये पता था कि उसे क्या दिया जाए। आगे देखिए, द सिचुएशन, सिचुएशन स्थिति, बिकम इवन डायरर, डायरर होता है खराब होना, क्या होता है, खराब होना, व्हेन दी कपल्स होता है दंपति, सन राहुल रन्स अवे फ्रॉम होम, कि दी सिचुएशन, सिचुएशन होता है स्थिति, सिचुएशन क्या होता है, स्थिति, की स्थिति तब और भी खराब हो गई, दी सिचुएशन बिकम इवन डायरर, डायरन मतलब स्थिति जब और भी खराब हो गई, कब, बहन, दी कपल सन की दंपति का जो पुत्र था राहुल, रन्स अवे फ्रॉम होम, की घर से चला गया या भाग गया, तब स्थिति है वो और भी खराब हो गई। आगे क्या कहते हैं, इवेंचुअली, आखिरकार, इवेंचुअली क्या होता है, आखिरकार, आखिरकार, आखिरकार मोहन लीव्स द हाउस, कि मोहन ने भी घर छोड़ दिया या घर छोड़कर चला गया। ओके, आगे देखिएगा, मिस्टर
Kamath, Mr. Kamath, an elderly man in her apartment building helps Jaya think through her feeling about herself as an individual. Individual होते हैं व्यक्ति पूर्वक, व्यक्तिक रूप से, ठीक है, एंड हर रिलेशनशिप संबंध टुवर्ड्स हर हस्बैंड, कि मिस्टर कंबत नाम का एक व्यक्ति था जो जया के अपार्टमेंट में ही रहता था। वो जया की फीलिंग्स, भावनाओं को और उसके पति के साथ जो उसके रिलेशन थे, उसके संबंध थे, उनको व्यक्तिपूर्वक रूप से समझता था या उसको समझने में उनकी क्या की सहायता की, किसकी, जया की। कि कम्मत नाम का एक व्यक्ति था जो जया के अपार्टमेंट का एक सदस्य था, जो उसकी भावनाओं और उसके पति के साथ जो उसके संबंध थे उनको समझने में उसकी क्या करता है, सहायता करता है, किसकी, जया की। आगे देखिएगा, द बुक एंड्स विद मोहन सेंडिंग ए टेलीग्राम टू जया सेइंग दैट ही विल बी होम सून, कि दी बुक एंड्स, की पुस्तक के अंत में, विद मोहन सेंडिंग ए टेलीग्राम, पुस्तक के अंत में मोहन है वो जया को एक टेलीग्राम भेजता है और उसमें सेइंग कहता है दैट ही विल बी होम सून, कि वो शीघ्र ही क्या आ रहा है, घर आ रहा है। कि पुस्तक के अंत में मोहन जया को एक टेलीग्राम भेजता है और उसमें लिखा होता है कि वो जल्दी ही घर वापस आ रहा है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, एडिशन क्या होता है, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त हिज जॉब विलिंग टू टेक हिम बैक, कि उसकी जो जॉब है वो उसे वापस दी जा रही है या वापस ले रही है। जया इज रेडी टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है, स्वीकार करना, क्या होता है, स्वीकार करना, मोहन बैक इनटू हर लाइफ एंड सी वाउज, वाउज होता है कसम खाना, क्या होता है, वाउज क्या होता है, कसम खाना, कसम खाना, दैट नेवर अगेन विल सी लेट दी लॉन्ग साइलेंस, लंबी चुप्पी, लॉन्ग साइलेंस क्या होता है, लंबी चुप्पी, लंबी चुप्पी, सेपरेट होता है अलग होना, अलग, देम इमोशनली होता है भावात्मक रूप से, भावात्मक रूप से, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। अब देखिएगा, समझिएगा इसको, क्या कह रहे हैं कि एंड सी वोज, वो कसम खाती है, दैट की नेवर अगेन विल सी लेट द लॉन्ग साइलेंस सेपरेट देम इमोशनली फ्रॉम ईच अदर, कि वे एक दूसरे को भावात्मक रूप से, भावात्मक रूप से लंबी चुप्पी की वजह से अलग नहीं होने देगी, कि वो उसे, वे एक दूसरे को भावात्मक रूप से एक लंबी चुप्पी की वजह से अलग कभी भी होने नहीं देगी, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर रह गया, जया इज रेडी टू एक्सेप्ट मोहन बैक इनटू हर लाइफ, कि जया है वो मोहन को अपने जीवन में फिर से लेने के लिए तैयार थी या उसे फिर से अपने जीवन में लाने के लिए क्या थी, तैयार थी, किसको, मोहन को, कौन, जया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगला नोवेल है इनका ए मैटर ऑफ टाइम, जो ये 1999 में लिखते हैं। ए मैटर ऑफ टाइम जो लिखती है शशि देश पांडे, वो 1999 में लिखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, देखिएगा, एक्सप्लोर्स द इंटेरिकेट रिलेशनशिप विद इन एन एक्सटेंडेड फैमिली encompassing 3 जनरेशन, क्या कह रहा है कि ए मैटर ऑफ जो टाइम है उसके अंदर 3 पीढ़ियों को शामिल किया गया है। encompassing, इन encompassing होता का अर्थ होता है शामिल होना, शामिल होना। जनरेशन क्या होता है दोस्तों, जनरेशन होता है पीढ़ी, कि ए मैटर ऑफ टाइम के अंदर 3 पीढ़ियों को शामिल किया गया है। एक्सटेंडेड होता है विस्तार और फैमिली होता है परिवार, के इसमें एक विस्तारित परिवार के साथ रिलेशन मतलब संबंध, इंटेरिकेट क्या होता है, जटिल, जटिल, इंटेरिकेट रिलेशन होता है जटिल संबंध, ठीक है। एक्सप्लोर्स होता है पड़ताल करना, जांच करना, पड़ताल करना या जांच करना भी आप कह सकते हो, ठीक है। क्या कर रहा है कि ए मैटर ऑफ टाइम के अंदर 3 पीढ़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें विस्तारित परिवार की जो जटिल, विस्तारित परिवार के जो जटिल संबंध है उनकी पड़ताल की गई है, उनकी जांच की गई है, उनको खोजा गया है। समझ में आया कि ए मैटर ऑफ टाइम के अंदर 3 पीढ़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें जो विस्तारित परिवार है उसकी जो जटिल समस्याएं हैं, उनके जो जटिल संबंध है उनको इसमें खोजा गया है, उनकी पड़ताल की गई है, उनकी जांच की गई है, इसमें मैटर ऑफ टाइम के अंदर। आगे देखिएगा, दी फर्स्ट जनरेशन रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व है, जनरेशन पीढ़ी होता है। दी फर्स्ट जनरेशन रिप्रेजेंटेटिव इन कल्याणी, की जो पहली पीढ़ी है उसका जो प्रतिनिधित्व करती है वो कौन करती है, कल्याणी करती है। ये बात आप ध्यान रखना
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मैटर ऑफ टाइम के अंदर जो पहली पीढ़ी है उसका प्रतिनिधित्व है रिप्रेजेंटेटिव कौन करती है, तो कल्याणी करती है। ये बात आपको याद करने वाली है। दी ग्रैंड मदर जो क्या है, दादी है। दी सेकंड जनरेशन और जो दूसरी पीढ़ी है उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन करती है, रिप्रेजेंटेड बाय द सुमी। तो दूसरी जनरेशन की जो प्रतिनिधित्व करती है वो कौन करती है, सुमिन करती है। दी मदर जो क्या है, उसकी माँ है। एंड थर्ड जनरेशन जो उसकी थर्ड जनरेशन है वो कौन है, अरुंधति उसका रिप्रेजेंट करती है और वो क्या है, एक डॉटर है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों कि जो ये मैटर ऑफ टाइम जो है, मैटर ऑफ टाइम के अंदर तीन पीढ़ियों को शामिल किया गया है और जो विस्तारित परिवार है और विस्तारित परिवार की जो जटिल संबंध है उनकी पड़ताल इसमें की गई है, ठीक है। और इसमें जो तीन पीढ़ियां हैं वो कौन कौन सी है, पहली जो पीढ़ी है उसका प्रतिनिधित्व कौन करती है, जो पहली पीढ़ी है उसका प्रतिनिधित्व करती है वो करती है कल्याणी जो एक ग्रैंड मदर है। दूसरी जो पीढ़ी है उसका प्रतिनिधित्व करती है वो सुमी करती है जो मदर है। और जो तीसरी पीढ़ी है उसका प्रतिनिधित्व कौन करती है, कौन करती है, अरुंधति करती है जो क्या है, एक पुत्री है, डॉटर है, ठीक है। तो यही कहानी बताई गई है मैटर ऑफ टाइम के अंदर। अब देखिए आगे स्मॉल रेमेडीज। स्मॉल रेमेडीज 2000 के अंदर लिखा गया था। स्मॉल रेमेडीज शशि देशपांडे है वो 2000 में लिखते हैं। देखिएगा इज द स्टोरी ऑफ मधु, ये किसकी कहानी है दोस्तों, स्मॉल रेमेडीज एक मधु नाम की लड़की है उसकी कहानी है। देखिए ए लॉनली डॉटर जो केवल अकेली पुत्री है। ए सेंसिटिव मैंने आपको बताया संवेदनशील, संवेदनशील सेंसिटिव क्या होता है, संवेदनशील। कि एक मधु की कहानी है जो अकेली पुत्री और संवेदनशील और केपेबल सक्षम, कैपेबल क्या होता है, सक्षम वुमेन औरत है। क्या है कि यह एक मधु की कहानी है जो अकेली पुत्री और संवेदनशील और सक्षम महिला है। ए वेरी वेल्नरेबल वाइफ and mother who faced the terrible vacuum caused by the death of Aditya, her only son, in the raged bomb blast that rocked Bombay in the aftermath of the Babri Masjid episode. Okay? अब देखते हैं इसको, देखिए क्या कहना चाहते हैं कि इज द स्टोरी ऑफ मधु, ये मधु की कहानी है। ए लॉनली डॉटर जो एक पुत्री है। ए सेंसिटिव एंड कैपेबल वुमेन वो एक संवेदनशील और कैपेबल मतलब सक्षम महिला है। ए वेरी वेनरेबल, वेनरेबल क्या होता है, कमजोर, वेनरेबल क्या होता है दोस्तों, कमजोर। ए वेरी वेनरेबल वाइफ एंड मदर जो एक बहुत ही कमजोर पत्नी और माँ है, जो एक बहुत ही कमजोर पत्नी भी है और माँ भी है। हु फेस्ड द टेरिबल वैक्यूम, टेरिबल होता है भयानक, टेरिबल क्या होता है दोस्तों, भयानक होता है, भयानक। वैक्यूम क्या होता है, शून्यता, वैक्यूम क्या होता है, शून्यता। क्यूज्ड क्या होता है, कारण, क्यूज्ड क्या होता है, कारण। बाय द डेथ मृत्यु आदित्य हर ओनली सन। रेस्ट होता है मनहूस, रेस्ट क्या होता है, मनहूस। बॉम्ब, बॉम्ब ब्लास्ट आपको पता ही है। रॉक्ड होता है हिला देने वाला, हिला देने वाला। और बाबरी मस्जिद एपिसोड होता है प्रकरण, प्रकरण। ओके अब देखिएगा, अब देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है, मदर हु फेस्ड द टेरिबल वैक्यूम क्यूज्ड बाय द डेथ ऑफ आदित्य, क्या कर रहा है कि वो एक भयानक शून्यता का सामना करती है बाय द डेथ ऑफ आदित्य, आदित्य की मृत्यु की वजह से। हर ओनली सन जो केवल उसका अकेला पुत्र था। इन रेस्ड बॉम्ब ब्लास्ट, एक मनहूस बम ब्लास्ट दैट रॉक्ड बॉम्बे, जिसने बॉम्बे को हिला दिया। इन द आफ्टरमथ ऑफ बाबरी मस्जिद एपिसोड, यानी बाबरी मस्जिद प्रकरण। यहां पर ध्यान से देखिएगा, बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद, बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद क्या कह रहे हैं, बॉम्बे के अंदर हिला देने वाला एक मनहूस बम ब्लास्ट हुआ जिसमें उसका अकेला पुत्र आदित्य है उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी कारण वो भयानक शून्यता का सामना करती है। फेस्ट मतलब सामना करना, फेस्ट क्या होता है, सामना करना, सामना करना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बाबरी मस्जिद जो प्रकरण है, इस बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद बॉम्बे को हिला देने वाला एक मनहूस बम ब्लास्ट होता है जिसमें उसके अकेले पुत्र आदित्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसी कारण वो भयानक शून्यता का सामना करती है। ओके, ये इसका हिंदी ट्रांसलेट था। ठीक है, आशा करता हूं कि ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, देखिएगा। अब आता है मूविंग ऑन। मूविंग ऑन जो इनका नोवेल है वो लिखा गया था 2004 में। इसमें क्या है देखिएगा, एक्सप्लोड्स
एक्सप्लोड्स का अर्थ होता है नष्ट करना, क्या होता है, नष्ट करना। द स्टेरियोटाइप्स का अर्थ होता है रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता। फैमिलियल बॉन्ड्स होता है पारिवारिक बंधन, पारिवारिक बंधन। विद एन अनकनी इंसाइट, अनकनी होता है अनोखी, अनोखी। इंसाइट होता है दृष्टि। इनटू द नेचर, नेचर होता है प्रकृति। वुमेन आपको पता ही है, रिलेशनशिप सब पता है, एंड एन ए इक्वली होता है समान रूप से। इक्वली क्या होता है, समान रूप से। नियरिंग आइज होता है उत्सुक नजर, उत्सुक नजर। डिटेल्ड होता है विस्तार। अब देखिएगा दोस्तों इसका ट्रांसलेशन क्या कह रहा है कि एक्सप्लोर द स्टेरियोटाइप ऑफ familial bond with a uncanny insight in the nature of human relationship, कि मानव संबंधों की प्रकृति में, देखिए यहां से कहते हैं मानव संबंधों की प्रकृति में अनोखी अंतर्दृष्टि, मानवीय संबंधों की प्रकृति में एक अनोखी अंतर्दृष्टि और विस्तार, और विस्तार पारिवारिक बंधन को एक समान उत्सुक नजर है वो प्रदान करती है, ठीक है। और उसकी रूढ़िवादिता को क्या कर देती है, एक्सप्लोर कर देती है, नष्ट कर देती है। एक बार फिर से समझिएगा क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप की मानवीय संबंधों की प्रकृति में, मानवीय संबंधों की प्रकृति में और समान रूप से उत्सुक नजर, जो पारिवारिक जो बंधन है उस पारिवारिक बंधन के अंदर जो रूढ़िवादिता है उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, द नोवेल इज ए स्टोरी ऑफ फैमिलीज एंड फैमिली फेथ। फेथ क्या होता है दोस्तों, आस्था, क्या होता है, आस्था। अब देखिए दी नोवेल, ये उपन्यास है, उसमें कहानी है एक परिवार और उसकी परिवार की आस्था की, कि इस नोवेल के अंदर एक परिवार और उस परिवार की आस्था की कहानी है, वो है किसके अंदर, मूविंग ऑन के अंदर। द नरेटर, इसका जो कथानक है मंजरी, इसकी जो कथानक है मूविंग ऑन की, वो कौन है दोस्तों, मंजरी नाम की एक महिला है। विडो वुमेन, विडो क्या होता है, विधवा, विडो क्या होता है, विधवा। वुमेन्स महिला, जो एक क्या है, मंजरी है, वो एक विधवा महिला है। एंड सॉरी हु कम्स टू लिव विद हर पेरेंट्स टू टेंड हर एलिंग फादर, एलिंग फादर होता है बीमार पिता, कि वो अपनी बीमार पिता की देखभाल करने के लिए उनके पास आकर रहने लगती है, कि अपनी बीमार पिता की देखभाल करने के लिए वो उनके पास आकर रहने लगती है। सी डिस्कवर होता है खोज करना, हर फादर्स डायरी आफ्टर हर डेथ and out to evaluate her life retrospectively, पूर्वव्यापी, पूर्वव्यापी। evaluate होता है मूल्यांकन, मूल्यांकन। व्यूज होता है देखना, बाबाज रिलेटिव होता है उद्घाटन। शो पास्ट इवेंट होता है अतीत, पास्ट इवेंट्स क्या होता है, अतीत। न्यूज लाइट, नई रोशनी। अब देखिएगा इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सी डिस्कवर हर फादर्स डायरी आफ्टर हर डेथ, कि अपने पिता की मृत्यु के बाद वो उनकी डायरी को डिस्कवर करती है, खोजती है, क्या, अपने पिता की मृत्यु के बाद वो उनकी डायरी है उसको खोजती है, ठीक है। एंड आउट टू इवैल्यूएट हर लाइफ रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली क्या होता है, पूर्वव्यापी, कि अपने जीवन का पूर्वव्यापी मूल्यांकन करती है, क्या करती है, अपने जीवन का पूर्वव्यापी क्या करती है, मूल्यांकन करती है। इन व्यू ऑफ बाबाज रिवोल्यूशंस, और उनका क्या करती है, उद्घाटन करती है। दैट शो पास्ट इवेंट्स इन ए न्यू लाइट, और वे अपने अतीत को, शो पास्ट इवेंट्स, अपने अतीत को एक न्यू लाइट, एक नई रोशनी के अंदर देखने का प्रयास, एक गौरव प्राप्त हुआ कि उसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर जो पाठ्यक्रम है, उस कोलंबिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अंदर जो आधुनिक साहित्य है, उस आधुनिक साहित्य के पाठ्यक्रम में उसकी पुस्तक को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, उसके पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, किसके, दी लेगेसी के, ठीक है। ऑल हर नॉवेल्स आर इन द फर्स्ट पर्सन नरेशन, कि उनके जो सभी उपन्यास है वो प्रथम पुरुष कथानक के अंदर है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, प्रथम पुरुष। नरेशन क्या होता है, कथानक, कि उनके जो सभी नॉवेल्स हैं वो प्रथम पुरुष कथानक के अंदर है। विच नेचुरली, नेचुरली होता है स्वाभाविक स्वरूप से, स्वाभाविक रूप से। विच नेचुरली एक्सप्रेस होता है अभिव्यक्त करना, क्या होता है, अभिव्यक्त। द
फेमिनाइन पॉइंट्स ऑफ व्यू होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण क्या कह रहे हैं कि ऑल हर नॉवेल्स आर इन द फर्स्ट पर्सन नरेशन, कि उनके जो सभी उपन्यास हैं उनमें प्रथम पुरुष कथानक है, विच नेचुरली जो स्वाभाविक रूप से महिला दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से महिला दृष्टिकोण को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। सीधी सी बात है कि वो अपने उपन्यासों के अंदर, अपने नॉवेल्स के अंदर क्या करती थी, महिला पात्रों का उपयोग ज्यादा करती थी, वही उनके मुख्य पात्र होती थी किसकी, नोवेल में, शशि देशपांडे की। अब देखिएगा आगे की क्लास में। तो दोस्तों आज की ये क्लास शशि देशपांडे जो इंडियन राइटर है इससे संबंधित ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूं कि इसका जो ट्रांसलेशन है वो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और जो टोटली मीनिंग बताए गए हैं वो भी आपको समझ में आएगा। एक या दो बार आप इस क्लास को रिपीट करके देखिएगा, आपको ये टोटल जो नोवेल है और जो शशि देशपांडे का जो ये नोवेल शॉर्ट स्टोरीज से संबंधित जो कहानी है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा और अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।